हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसी के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, इसका डिफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या तो दो पदार्थ रहेगा या दो से ज़्यादा पदार्थ रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या करता है, परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करता है। और ये उसके नीचे देखिए, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन सी और ऑक्सीजन ओ दोनों क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया जो होगा उसके फलस्वरूप जो नया उत्पाद बनेगा उसको कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों भाग ले रहा है तब HCl बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक हो गया, और जो HCl जो अम्ल बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो हमारा प्रतिफल हो गया। अब कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण कह रहा है रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कराता है। मान लीजिए इसमें देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें कौन कौन भाग रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन लिखकर उसका एक संकेत लिख दिए H, और क्लोरीन को पूरे क्लोरीन नहीं लिखकर उसका सिर्फ Cl संकेत लिखे, और इसी का संक्षिप्त निरूपण सूत्र की सहायता से हम निरूपण कर दिए। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। का रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, इसको लिखने के कुछ नियम होता है जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले का नंबर में है, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभिक्रिया है तो इसको ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभी पढ़े अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उससे अभिकारक कहते हैं। तो कहता है अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों के द्वारा ही लिखेंगे, ठीक है, संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। और दूसरा नियम का अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस दिया जाता है। तो देखिए, इस दोनों के बीच प्लस चिन्ह दिया हुआ है, इसके और इसके बीच, ठीक है। और तीसरा नियम देखिए क्या करा है, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के प्रतिफल कहाँ होता है, दायां ओर, अभिकारक बायां ओर। चौथा में करा है, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है, वही बात है, प्लस चिन्ह दिया जाता है, और दोनों के अलग अलग दिखाने के लिए तीर चिन्ह दिया जाता है। तो करा अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, तब पता चलता है कि किधर से किधर अभिक्रिया हो रहा है। और ये जो हम अभी देख रहे हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो ये बोर्ड में पूछता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, हाइड्रोजन इस साइड का हुआ है, हाइड्रोजन इस साइड का हुआ है, दो गो है, और इस साइड का हुआ है क्लोरीन दो गो है। इस साइड भी देखिए, हाइड्रोजन दो गो है, आगे 2 से गुना हुआ है, और 2 क्लोरीन है, मतलब इस साइड 2 4 एलिमेंट है, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 4 एलिमेंट है, मतलब दोनों साइड प्रत्येक तत्व का संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन क्या हुआ है, 2 दूना 4 गो, और ऑक्सीजन 2 गो है। यहाँ भी देखिए 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब दोनों संतुलित रासायनिक समीकरण है, मतलब दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ प्रत्येक एलिमेंट की संख्या क्या होता है, समान होता है। तो इसमें क्या होगा, समान नहीं होगा, नाम है असंतुलित, मतलब संतुलित नहीं होगा, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, और ऑक्सीजन का गो है 2 गो। तो देखिए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 होगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है। इसका मतलब यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो बस इतना लिख देंगे, हमारा आराम से नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं, एक नया टॉपिक आया, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो एक में है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। संयोजन का मतलब होता है जुटना, संयोजन का मतलब जुटना। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नए पदार्थ के जो गुण होगा वो मूल पदार्थ के गुण से क्या होगा, भिन्न होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। तो वही लिखा हुआ है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या
दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, परस्पर संयोग का मतलब मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन क्या होता है, जलता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है जो बुझाने का काम करता है, तो इसका गुण अलग हो गया है। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब दूसरा का आ गया वियोजन या अपघटन क्रिया। वियोजन का मतलब होता है एक बड़ा सा अणु दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना। अपघटन का मतलब होता है टूटना। मान लिया एक बड़ा सा पत्थर लिया है, उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, या तो दो टुकड़ा होगा या तो दो से ज़्यादा होगा। तो वो क्रिया वही है। जिस तरह एक बड़ा सा पत्थर को तोड़ने पर दो या दो से अधिक टुकड़े में टूट जाता है, वियोजन क्रिया भी एक बड़ा सा यौगिक है जो दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है। तो देखिए क्या लिखा, वियोजन या अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़ा सा अणु, ठीक है, अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कैल्शियम है, बीच में कैल्शियम होता है और कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। देखिए एक बड़ा सा अणु है और दो छोटे छोटे अणु सरल यौगिक में टूट गया है। अब करा वैद्युत अपघटन अपक्रिया। वैद्युत अपघटन अपक्रिया का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात होगा। तो कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अपघटित मतलब टूट जाते हैं। इस सब क्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कैथोड पर कौन सा तत्व रहता है, तो धातु, और एनोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस, या इसको याद रखें अधातु, ठीक है। तो देखिए NaCl है, इसको विद्युत धारा से प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखिए सोडियम क्या है, धातु है जो कैथोड पर आ गया, और Cl क्या है, धातु है, वो एनोड पर चल गया। सर एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन, तो एल्युमिनियम देखिए एल्युमिनियम आ गया कैथोड पर, धातु है तो, और ऑक्सीजन अधातु है तो ये चल गया एनोड पर। मतलब एनोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस, यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अधातु और अधातु पहचान में नहीं आया तो क्लोरीन या ऑक्सीजन गैस रहेगा एनोड पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन मतलब एक तत्व अपना स्थान बदलेगा। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए फेरस है, लोहा जिसको बोलते हैं, और ये कॉपर सल्फेट है। तो जब ये दोनों का अभिक्रिया होता है तो फेरस कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। और देखिए कॉपर सल्फेट है, इसमें फेरस मिलने के जब फेरस से इसको कॉपर सल्फेट है, जब फेरस से इसको अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस खुद इसके जगह पर आ जाता है। तो कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। क्यों, क्योंकि फेरस जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अब यहाँ पर जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, तो आप ही बताइए कमेंट करके कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर फेरस को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराया तब फेरस सल्फेट बन गया, जैसे नहीं यहाँ पर जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों, ठीक है। देखिए उत्तर हो गया, जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो देखिए यहाँ पर लोहा है और कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। देखिए कॉपर साइड हो गया और कॉपर की जगह क्या आ गया, फेरस आ गया। तो कॉपर सल्फेट था, कॉपर था तो कॉपर सल्फेट, यहाँ पर फेरस इसके साथ जुड़ गया तो फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। इस सब क्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग, कॉपर सल्फेट का कैसा रंग होता है, नीला, गायब हो जाता है, और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, मतलब उसका कलर बदल जाता है। चलिए तो इसके बाद